सैयद मोहम्मद कमालुद्दीन हुसैन हमदानी साहब की किताब है उसूल तिब। ठीक है, इसमें जो है आप लोग खुद से स्टडी जब करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट पेज से जो कहते हैं ना वो अर्ज मुसन्निफ होता है, पेज नंबर 25 यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स, अगर कभी भी जो बुक हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, सेल्फ अगर स्टडी करने बैठते हैं तो आपको पहले पेज से पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट वहां से निकल आता है, तो आप इसे खुद से पढ़ेंगे। इसमें बहुत ऐसी खास बात तो नहीं है, लेकिन कुछ खास बात समझ में आ जाए। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 29, है ना, ये इल्म तिब। ठीक है, इल्म तिब एक्चुअली इल्म तिब का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। तो इल्म तिब क्या है? तो जिसमें इंसान के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, किस लिहाज से? सेहत के लिहाज से या फिर मर्ज के लिहाज से। मर्ज किस? आदम सेहत यानी सेहत खत्म हो जाए या फिर जवाल सेहत हो जाए। सेहत खत्म हो उसको आदम सेहत भी कहते हैं। सेहत गिर जाना, कमजोर हो जाना जवाल सेहत कहलाता है। उससे हम बहस करते हैं। हमारी जो तिब है, यानी हर एक स्टडी कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जब हम स्टडी करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है। उसी तरह हमारे तिब का भी मकसद है। मकसद मकासद एक्चुअली दो मकसद हैं इनके। एक है सेहत अगर है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर सेहत नहीं है यानी मर्ज पैदा हो गया तो उसको ठीक किया जाए। तो एक सिंपल डेफिनेशन है जिसको आप समझ सकते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन तो इतना आसान तो बनता नहीं है, वैसे अगर बना दिया तो पूछ सकता है कि आप जो हमारे तिब का जो मकसद क्या है। इल्म हिफ्ज सेहत, और मतलब हिफ्ज सेहत, और दूसरा जो सेहत खत्म हो गई है, मर्ज पैदा हो गया, उसका इलाज। इस बेसिस पे, यानी इस डेफिनेशन के बेसिस पे इल्म तिब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है इल्म हिफ्ज सेहत, एक दूसरा इल्मुल इलाज, यानी वो इल्म तिब का जिसके अंदर हम हिफ्ज सेहत के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, और दूसरा है जिसमें हम इलाज के बारे में जानते हैं। फर्दर जो है इन्होंने बताया है, क्लासिफाई किया है कि इल्म तिब जो है उसकी दो किस्में हैं इल्मी एतबार से, इल्म के एतबार से, यानी कि वो इल्म किस तरह का है। तो पहला तिब इल्मी, दूसरा तिब अमली, यानी इल्म वाला है या अमल वाला है। उनको उसको डिफाइन करने की कोशिश की है, आप लोग पढ़ लेंगे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ इल्म हो, कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि जिस्म के अंदर हरारत अगर बढ़ गई है ना, तो वैसी हालत में क्या होगा? प्यास लगेगी या दर्द सर होगा, ये सिर्फ हम जान रहे हैं, तो ये इल्म है, इसको तिब नजरी भी कहते हैं। दूसरा होता है अमल। जैसे कि अगर हमें पता चल गया कि किसी को हरारत, किसी के बदन में हरारत बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या तदाबीर करेंगे, क्या अमल करेंगे, तो उसे तिब अमली के अंदर रखा जाता है। यानी कि जिसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये भी नॉलेज ही है एक्चुअली। दोनों क्या है, इसमें सिर्फ जो है वो डिजीज के बारे में इल्म देता है कि क्या क्या है, और इसमें जो है अमल के बारे में इल्म देता है। तो ये तिब अमली हो गया। जैसे कहा कि किसी का हरारत बढ़ जाता है, अगर किसी के बदन के अंदर यानी बुखार पैदा हो जाता है, तो वैसी हालत में हम क्या करेंगे? कोई ठंडी चीज पिलाएंगे, या फिर दाफे हुमा यानी हुमा को, बुखार को दूर करने वाली अदवा इस्तेमाल करेंगे। ये तो जनरल बात जो आप समझ गए होंगे, वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो समझने की चीज थी। अब है मौजूआत तिब, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तिब का मौजू क्या है? जब कोई भी स्टडी करते हैं उसका कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई ना कोई मौजू होता है जिसके लिए, जिसपे हम स्टडी करते हैं। उसी तरह तिब का भी मौजू है। तिब का मौजू क्या है? तो तिब का मौजू है बदने इंसान। ठीक है, इसे आप सेट करेंगे, कभी पूछ सकता है कि मौजूआत तिब क्या क्या है। तो पहला तो बदने इंसान है, दूसरा उसी इंसान के बदन की सेहत या मर्ज, अगर मर्ज की हालत है कि सेहतमंद हालत है, वो है। ठीक है, अब इन्होंने फर्दर ये बताया है कि जब हम जिस्म के बारे में जाने, जिस्म में सेहत होगा या मर्ज होगा, तो अब जब सेहत या मर्ज है तो वो किसी न किसी सबब की वजह से मौजूद होता है, यानी कोई ना कोई उसके पीछे पॉजिटिव फैक्टर होता है जो सेहत को बरकरार रखता है, या फिर मर्ज को दूर कर, मर्ज पैदा करता है, या तो सेहत रखता है या मर्ज पैदा करता है। ये किससे होता है? पॉजिटिव फैक्टर की वजह से होता है, असबाब की वजह से हुआ करता है। ठीक है, तो हमें इसलिए उस हकीकत को जानना हो कि सेहत है तो कैसा है, मर्ज है तो कैसे है, तो उसको जानने के लिए हमें असबाब का जानना बिल्कुल जरूरी होगा। इसलिए कहा जाता है कि इल्म तिब के अंदर हमें असबाब का इल्म हासिल करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सेहत
और मर्ज के असबाब है वो हमें ज़ाहिरी तौर पे दिखते नहीं है। यानी हम जो हमारा जो सेंसेस है, 6 सेंसेस, हवा से खमसा, जो हमारा वो है ना, देखने का, टच करने का, सूंघने का, या इस तरह का जो सेंस है, जिस सेंस के यानी टच करके हम फील कर पाते हैं कि ये मर्ज है, ये सबब जो है ये मर्ज पैदा कर रहा है। अगर वो नहीं है, पोशीदा है, वो दिख नहीं रहा हो, तो वैसी हालत में हम कैसे समझेंगे कि मर्ज हुआ है? तो इसकी वजह से अवारिज या अलामात, यानी कि जो साइन सिम्टम्स हमारे सामने आता है, उससे हम पता करते हैं। यानी उन अवारिज और अलामात का भी इसलिए जानना जरूरी होता है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस बना सकते हैं सेहत का, या मर्ज की हालत है या सेहत की हालत है, हम इससे समझ पाएंगे। तो मौजूद तिब, यहाँ तक क्या समझिए आप? यहाँ तक मौजूद तिब में समझिए कि बदने इंसान है, और बदने इंसान का सेहत वाली हालत हो या फिर मर्ज वाली हालत हो, ये है मौजूद तिब के अंदर। फर्दर और भी बताएंगे कि मौजूद तिब के अंदर क्या आता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जैसे बताया ना कि जब हम जान जाते हैं कि सेहतमंद बदन है या फिर मर्ज की हालत है, तो ये किसी सबब की वजह से हुआ था, किसी असबाब की वजह से हुआ करता है। तो ये असबाब भी हमें जानना जरूरी है। और यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अच्छे से पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि असबाब बदन, असबाब कितने हैं, जिससे कि या तो मर्ज पैदा हो रहा है या सेहत बाकी रह रहा है, वो कितने हैं? तो असबाब यहाँ पे 4 बताया इन्होंने, असबाब मादिया, फाइलिया, सूरिया और तमामिया। इसे बिल्कुल याद रखेंगे। असबाब मादिया क्या है? तो एक मादी यानी सब्सटेंशियल, सब्सटेंस है वो, जिसके अंदर में या तो सेहत रहेगा या फिर मर्ज कायम होगा। यानी कह सकते हैं कि जो असबाब मादिया है वो क्या है, सेहत के लिए महल मौजू है, यानी कि उसी के अंदर सेहत मौजूद होगा या फिर मर्ज वाक़ हो जाएगा। इस एतबार से बदर इंसान के असबाब मादिया कौन कौन से हैं? तो असबाब मादिया है, याद रखेंगे, अरकान, आज़ा, अखलात, अरवा। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि असबाब मादिया कौन कौन से हैं? तो अरकान, आज़ा, अखलात और अरवा। और फिर उसमें भी फर्दर जो पूछा जाएगा कि इसके अंदर जो अपने अरकान, आज़ा, अखलात और अरवा बताया असबाब मादिया में, उसमें कौन सा मौजू जो है हमारे जिस्म में, चूंकि ये सब जिस्म के अंदर मौजूद है, अरकान भी, आज़ा भी, अखलाक भी, अरवा भी, तो ये कौन सा मौजू जो है वो करीब तर है, यानी कि मर्ज पैदा होने के लिहाज से या सेहत उसमें कायम रहे उस लिहाज से, वो मौजू किस लेवल का है, करीब वाला है या दूर वाला है या बीच वाला है? तो इसे कहा जाता है कि जो आज़ा और अरवा है, हमारे बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं या रूह है, वो क्या है, मौजू करीब है। उसके बाद यानी उससे दूर वाला क्या है, मौजू मौजू बईद कहेंगे। अखलात और उससे भी बईद यानी डिस्टेंट, काफी दूर वाला जो मौजू है वो है अरकान। इनको इसको डिफाइन किया है क्या, ऐसे कि सैख, सेहत व मर्ज हकीकतन, सैख ने ये कहा है, सैख की कॉल के अकॉर्डिंग, कि सेहत व मर्ज हकीकत में कहाँ होता है, आज़ा में होता है या फिर अरवाह में होता है। रहा अखलात और अरकान, तो इनमें सेहत व मर्ज उस वक्त कायम होगा जब वो आज़ा या अरवाह में कन्वर्ट हो चुका होगा, तब्दील हो चुका होगा। यानी कि मर्ज या सेहत जो कायम होती है वो किसमें होती है, आज़ा के अंदर होती है, अरवाह के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि अखलात के अंदर होती है, अखलात के अंदर तब होगी या अरकान के अंदर तब होगी जब वो आज़ा में, अरवाह में कन्वर्ट हो चुका होगा। यानी सेहत या मर्ज जो है वो बिलजात, बिलजात का मतलब होता है डायरेक्ट, उसके अंदर बिला वास्ते, विदाउट किसी जरिया के, बिना वास्ते के, यानी डायरेक्ट जो है कहाँ होता है, आज़ा व अरवाह में होता है। और ठीक है, बिल वास्ता यानी किसी के जरिए अरकान व अखलात में होता है। किसके जरिए होता है, आज़ा और अरवाह के जरिए। ये डायरेक्ट जो है अरकान अखलात के अंदर में मर्ज या सेहत कायम नहीं हो सकता है। मर्ज सेहत जब तभी कायम होगा जब वो अरकान और अखलात कहाँ कन्वर्ट करके चला जाएगा, वो आज़ा और अरवाह में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इतना अच्छा बनेगा। एक तो पहले सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर में असबाब मादिया कौन से हैं, ठीक है, अरकान, आज़ा, अखलात और रवा। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि मौजू करीब कौन सा है, मौजू बईद कौन है, बईद तर कौन है, ये पता चलेगा। उसके बाद से यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेहत और मर्ज हकीकत में किससे वाबस्ता होता है, किससे कनेक्टेड होता है? तो आज़ा व अरवा से होता है। अखलात और अरकान से कैसे होता है? तो किसके जरिए, आज़ा और अरवा के जरिए, यानी डायरेक्टली नहीं होता है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बराबर से बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? बताएंगी?
कौन सा मरीज करीब तरह, ये समझ में नहीं आया। कौन सा वाला, फिर से बताएंगे? कौन सा मरीज करीब तरह, ये बताइए ना मैम, वो समझ में नहीं आया। मर्ज नहीं, मौजू। मौजू मतलब होता है जिसके अंदर वो चीज मौजूद हो। मौजू करीब किस लिहाज से कहा गया है कि मौजू मतलब मैंने पहले बताया ना, मौजू वो महल का मतलब होता है वो क्या है ना, वो मटेरियल, वो जगह जहाँ वो मर्ज या सेहत मौजूद होता है। ठीक है, तो मादी है ना, मादा यानी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस प्रोवाइड कराता है स्वाभाविक माध्य जिसके अंदर मर्ज या सेहत कायम रहे। तो इसमें जो है और डायरेक्टली मर्ज किससे कनेक्ट होता है, मौजू करीब, यानी कि जो करीब वाला है, यानी कि जिस मर्ज पैदा करने के लिए कौन सा मौजू है जो बिल्कुल डायरेक्टली उसमें मर्ज पैदा होता है या सेहत कायम होता है, तो वो आजा व अरवा होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ अब, समझिए आप? बताएं, रिप्लाई करें। यस मैम, हम। मौजू करीब इस लिहाज से कि मर्ज अगर पैदा हो रहा है, जैसे ये तो जिस्म का ही पार्ट है ना, आजा अरवा, जो हमें दिखता भी है, अगर हम आजा देखेंगे, अरवा तो दिखता नहीं है, लेकिन है ना, हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अरवा होता है, रूह तो दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन वो कहाँ होती, सर्कुलेट होती, तो इंसान जिंदा होता है। आजा है जो फंक्शन करवाता है, तभी तो हम जिंदा सलामत रहते हैं। ठीक है, तो मर्ज कहाँ पैदा होता है, ऐसे भी देखिए, अगर आगे आप पढ़ेंगे, अगर यूजी आपने क्रॉस कर लिया है या फाइनल ईयर क्रॉस कर लिया, तो इनफैक्ट इतना आपको पता होगा कि फंक्शन के जरिए हम पता चलता है कि हमारा मर्ज, हमारे बदन के अंदर मर्ज है या सेहत है। फंक्शन डिस्टर्ब है यानी कि हम मरीज हो गए, फंक्शन सही है तो हम सेहतमंद है। तो कहने का मतलब है कि आजा व अरवा बनता है, आजा फंक्शन करता है तभी तो हमारा बॉडी सिस्टम चलता रहता है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, रूह जो है उसमें जिंदगी कायम करवाती रहती है। तो हमें डिजीज होगा तो कहाँ होगा, डायरेक्टली आजा व अरवा में होगा, क्योंकि अखलात जो है वो आजा और अरवा में फर्दर कन्वर्ट होता है। जब आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा वेग लग रहा होगा। जब आगे और पढ़ेंगे आप कि पहले अरकान जो हम खाते पीते हैं उसमें गिजा के अंदर में अरकान अरवा होता है, वो अरकान अरवा जाता है डाइजेशन के प्रोसेस के बाद से लिवर के अंदर अखलात का फॉर्मेशन करता है, फिर अखलात वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, चारों अखलात, और वो अपने अपने हिसाब से हर एक उज़्व जो है, सारे आज़ा अपने हिसाब से उसमें से अखलात में से मटेरियल लेके, यानी कि वो ग़िज़ाइयत ले लेते हैं। तो हमें कह रहे हैं कि हमें जो मर्ज़ होता है वो कहाँ होता है, अज़ा और अरवाह में डायरेक्टली होता है। अखलात में अगर होता भी है तो अज़ा अरवाह के ज़रिए होता है। ठीक है? अब तो समझ में आ गया यहाँ तक? अब एक बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट और इस पे आ रहे हैं हम असबाब पे, असबाब फ़ाइलिया। ये तो पहला था असबाब मादी, यानी वो मादा, वो सब्सटेंस, वो मटेरियल जो डिजीज को या फिर सेहत को रखने के लिए एक मटेरियल, मटेरियलिस्टिक चीज में ना, सेहत या मर्ज गया वो, मतलब मौजूद होगा सेहत या फिर मर्ज हो जाएगा। अब है कि असबाब फाइलिया, यानी वो चीजें हैं या वो हैं जो असर करके इंसान के अंदर सेहत कायम रखते हैं, यानी वो असबाब जो जिसमें इंसान पे असर करके उसमें सेहत कायम रखते हैं और सेहत की हालत में जो है अफ़ाल तबई, यानी तबई नॉर्मल बिल्कुल फंक्शन करवाते हैं। ठीक है, या फिर मर्ज पैदा करते हैं। ये असबाब जो है, असबाब फ़ाइलिया असरअंदाज करने वाला होता है, अपना इफेक्ट डालने वाला होता है। ये इफेक्ट दो तरह से डालेगा, एक कुछ असबाब ऐसे होंगे जो अच्छा इफेक्ट डाल के सेहत कायम रखेगा और अफ़ाल तबी यानी कि नॉर्मल फंक्शंस करवाएगा, सही फंक्शन करवाएगा, और दूसरा होगा जो मर्ज पैदा करेगा जिसकी वजह से जो बदन के अंदर अफ़ाल हैं वो गैर तबई हो जाएंगे। मैंने पहले यही वाला अभी समझाने की कोशिश की थी कि फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो हम उसे समझते हैं कि यानी कि अफ़ाल बदन जो है वो गैर तबई हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, देन ये मर्ज पैदा करता है। ठीक है, इन असबाब को फिर असबाब फ़ाइलिया को फर्दर 2 उसके टाइप्स बताए हैं, असबाब सित्ता ज़रूरिया, यानी कि ये वो असबाब हैं, इसे बिल्कुल सेट करिएगा दिमाग में, असबाब सित्ता ज़रूरिया का बहुत अहम रोल है हमारे अंदर। ये हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, अगर एब्नॉर्मल हुआ तो मर्ज़ पैदा करता है, और हमें अगर कोई मर्ज़ है तो उस असबाब सित्ता की ज़रूरिया की हेल्प से तदाबीर करके हम मर्ज़ को ठीक भी करते हैं। सेहत है तो सेहत की हिफाज़त भी करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी से लेके आपका आखिर कहते हैं टॉपिक तक, उसूल इलाज तक से साबिक़ा पड़ेगा आपका, ठीक है? इसे इसलिए ध्यान रखिए इसको, असबाब सित्ता ज़रूरिया वेरी इम्पोर्टेंट। असबाब सित्ता ज़रूरिया क्या है? वो असबाब है जिससे इंसान को दौरान हयात यानी ड्यूरिंग लाइफ टाइम, है ना? पूरे उसका जो लाइफ स्पैन है, उससे छुटकारा नहीं हो सकता, ठीक है? ये कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। असबाब सित्ता ज़रूरिया, एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, पहले असबाब फ़ाइलिया क्या है? या तो
मर्ज पैदा करेगा या सेहत कायम रखेगा, यहाँ सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, असबाबे सित्ता जरूरिया कितने होते हैं? 6 होते हैं। सित्ता मतलब 6 होता है, तो 6 होते हैं। ये 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं। और असबाबे सित्ता जरूरिया में कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना होगा, जैसे हवा, माकुल मशरूब, हरकत व सुकून बदनी, ये तो इनफैक्ट आप लोग को पता भी होगा। हरकत व सुकून नफसानी, नौम यगजा, इस्तफराग एहतवास। इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, एक तो पूरे जो असबाबे सित्ता जरूरिया है वो पूरा याद होना चाहिए। उसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको बिल्कुल सिस्टम से याद होना चाहिए कि फर्स्ट पे अगर हवा है तो हवा, सेकंड पे माकुल व मशरूब है तो, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिंदा रहने के लिए हवा, उसके बाद से खाना पीना। अगर हवा बंद कर दिया जाए तो इंसान जो है क्या है, फौरन इंसान की मौत हो सकती है। जितना जल्दी खाने पीने को अगर रोक दिया जाए तो उतनी जल्दी मौत नहीं होगी जितनी जल्दी हवा के रोकने से होती है, एनॉक्सिया होगी। ठीक है, तो ये आप सिस्टम में, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में कि हवा जो है असबाब सित्ता जरूरी है कि किस पॉइंट पे है, फर्स्ट पे है, थर्ड पे है, फिफ्थ पे है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखेंगे। असबाब गैर जरूरिया, अब असबाब सित्ता जरूरिया के बाद से दूसरा जो टाइप है असबाब फाइलिया का, वो है असबाब गैर जरूरिया। हाँ, असबाब फाइलिया कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, असबाब सित्ता जरूरिया, असबाब गैर जरूरिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब असबाब गैर जरूरिया जो है वो क्या है? ये हयात इंसानी के लिए ज़रूरी है कि ज़िंदा रहे इंसान, इंसान का लाइफ जो है, लाइफ स्पैन या फिर उसका जो ज़िंदगी चल रही है। मैम हाँ, बोलें? क्या मतलब क्या माकुल व मशरूब 2 नंबर में जो बताइए, हवा, खाने-पीने माकुल खाने-पीने व मशरूब। लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ें, माकूल और मशरूब का मतलब एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया कि इसमें लिखा हुआ है खाने और पीने की अशिया, आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है? ऐसे पूछ लीजिए, अच्छी बात है। ये आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपको अभी जैसे बोला तो ये नहीं कि पूछना नहीं है, पूछिए, कोई कोई इश्यू नहीं है, जो भी कन्फ्यूज़न है जितना भी है। माकूल मतलब होता है खाने का सामान होता है, ठीक है? जो ईटेबल होता है। अब मशरूब जो पीने का होता है ना? पीने का अशिया, पीने का सामान। हरकत तो जान ही रहे हैं, सुकून भी पता है, हरकत और सुकून पता है ना? बदन का हरकत, बदन का सुकून। यस नफ़्सानी मतलब नफ्स का हो गया, ठीक है? मेंटल कहते हैं ना, मेंटल पीस चाहिए, मेंटल रेस्ट चाहिए, मेंटल का हरकत चाहिए, वो हो गया ये नफ़्सानी। नौम यक़ज़ा भी इसमें ब्रैकेट में लिखा है, नींद और बेदारी। बेदारी का मतलब होता है जागना, ठीक है? इस्तफ़राग एहतवास पता है? इस्तफ़राग का मतलब होता है बॉडी से जो मॉर्बिड मटेरियल इवैक्यूएट होता है, वो इस्तफ़राग कहलाता है। और जनरल कोई भी मटेरियल बॉडी से जो निकलता है वो इस्तफ़राग कहलाता है, और जो रिटेन होता है वो एहतवास होता है। ठीक है? क्लियर हो गया अब? ठीक है, तो थैंक्स। यस असबाब गैर ज़रूरी है। असबाब गैर ज़रूरी है वो असबाब होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होते, लाज़मी नहीं होते, कि एकदम मैंडेटरी है। जैसे असबाब सित्ता ज़रूरिया लाज़मी है। असबाब सित्ता ज़रूरिया में से यानी इन 6 असबाब में से अगर एक भी कोई डिस्टर्ब होता है, तो इंसान बिल्कुल सेहतमंद नहीं रहेगा। अगर कोई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, एब्नॉर्मलिटी में इतना आगे निकल जाए, तो इंसान की मौत भी हो सकती है ना? कभी-कभी कहते हैं ना कि हवा बंद कर दो, बिल्कुल जो है खराब हवा यानी पॉइज़नस एयर में रख दो, तो क्या होगा? इंसान मर सकता है। खाने-पीने का चीज़ बंद कर दो या फिर कोई ऐसा खाना दे दो जिससे कि टॉक्सिसिटी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? और उसके अलावा हरकत व सुकून बदनी, अगर हरकत भी चाहिए जिस्म को ताकि इंसान जो है सही फंक्शन करे, अगर सुकून भी चाहिए, नहीं सुकून करोगे, अगर लगातार हरकत करते रहोगे, उससे भी नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। असबाबे गैर ज़रूरिया क्या है? वो लाज़िम नहीं है, लाज़िम मतलब मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे ये हमसे कनेक्टेड होता है, जो असबाब गैर ज़रूरिया है, डेली रूटीन में हम उससे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपका कहीं रह रहे हैं, है ना? ममालिक व बिलाद का मतलब होता है, ममालिक तो मुल्क समझ में आ गया, कंट्रियन अलग-अलग शहर, या फिर मसाकिन, यहाँ जो हम जिस घर में रहते हैं वो मसाकिन कहलाता है। सनात यानी पेशा या आदात, आदत हमारी क्या है ना? किसी का हैबिट्स जो होता है वो, या असनान या एज, या फिर उमूर गरीबा मतलब जो फॉरेन बॉडीज़ होता है ना? जो बदन इंसान पर अ, वारिद हो, यानी कि बदन इंसान से आके मिले। बदन इंसान पर दाखिली या खारिजी तौर से वारिद होने वाली अशिया और उनके तासीरात के इख्तिलाफ, यानी कि अलग-अलग चीज़ जो या तो हम इंटरनली इस्तेमाल करें या एक्सटर्नली, ये सब चीज़ें क्या है, सवाब गैर ज़रूरी है, लेकिन ये हमें इफ़ेक्ट करता है। हाँ, ये अशिया क्या है, तबीयत इंसानी के मुवाफ़िक भी हो सकता है या मुखालिफ। मुवाफ़िक मतलब होता है फ़ेवरेबल, और मुखालिफ मतलब होता है नॉट फ़ेवरेबल। तो ये जो असबाब गैर ज़रूरिया है, असबाब गैर ज़रूरिया में से ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दिया है। ये क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए लाज़मी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे हम कनेक्टेड होते हैं। इसका कुछ न कुछ हमारे फ़ेवर में भी असर होता है या फिर हमारे अपोज़िट असर होता है, यानी जो हमें चाहिए हमारे जिस्म को, उसके खिलाफ भी होता है। असबाब फ़ाइलिया
जब असबाब मादिया पर असरअंदाज होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, एक मखसूस हालत पैदा होती है, ठीक है ना। असबाब फाइलिया जिसमें सित्ता जरूरिया गैर जरूरिया दोनों आता है, वो असबाब मादिया पे एक्शन करता है। मैंने पहले बताया असबाब मादिया ऊपर में था ना, जिसमें अरकान, अखलात, आज़ा, अरवा, उसके साथ उस पर क्या असर करेगा, ये असबाब फाइलिया असर असर करेगा, अपना असर देगा वो। इसके नतीजे में क्या होगा, एक ऐसी हालत बदन के अंदर स्पेसिफिक कोई हालत पैदा होगी, या तो वो सेहतमंद वाली होगी या फिर वो मर्ज वाली होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? टाइम्स रनिंग आउट, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पहले क्वेश्चंस के डिस्कशन के चक्कर में अच्छा टाइम निकल गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से और पढ़ाऊंगी आप लोग को, आप लोग पहले से थोड़ा पढ़ के आएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी मैम आशिया मीन्स क्या बोले थे? अशिया मतलब मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो असबाबे फाइलिया कहाँ असर करता है, असबाबे मादिया पे, मादा, अशिया, ये सब क्या सब्सटेंस है, मटेरियल चीज है, तो इस पे असर करती है। और इस असर करने के बाद से एक स्पेसिफिक जो है हालत, एक सिचुएशन पैदा करती है बदन के अंदर में। वो बदन के अंदर कैसी हालत हो सकती है, तबई यानी नेचुरल नॉर्मल हो सकती है जो सेहत वाली होगी, या फिर एबनॉर्मल होगी जो मर्ज वाली होगी, ठीक है। यानी कि अब तक ये समझ गए कि बॉडी जो है इंसान, जिसमें इंसान जो है असबाब मादी से बना है, उस पर असर कर रहा है असबाब फाइली, ठीक है। अब असबाब फाइली असर करेगा, उसके बाद अब फर्दर क्या होता है, असबाब सूर्या। असबाब सूर्या में तीन चीजें, मिजाज, कुवा, ठीक है, और तीसरा तरकीब, तराकीब लिखा है प्लूरल में, तरकीब, ठीक है। असबाब सूर्य के अंदर जो मिजाज है, मिजाज से मिजाजात, कुव्वत से कुवा बना है, प्लूरल है यहाँ पे। तो ये मिजाज, कुवा और तरकीब, ये तीन चीजें आती है। ये क्या है एक्चुअली में, तो जब अरकान से जिसमें इंसान बना है ना, तो उससे मिजाज पैदा होता है। मिजाज जब पैदा होगा उस हिसाब से उसके अंदर कुव्वत आएगी। कुव्वत के आने के बाद से जिस तरह का कुव्वत होगा, जैसा मिजाज होगा, वैसी आजा बनती है, ठीक है। वैसे आजा की तरकीब होती है, उसका साख्त, उसकी हैयत, यानी कि किस शेप का होगा, कैसे कंसिस्टेंसी होगी उस आजा की, वो उससे होता है। किसकी वजह से होता है, मिजाज और कुवा के लिहाज से होता है। यही इन्होंने बताया है कि तरकीब जो मिजाज और कुवा के ताबे होते हैं, यानी कि मिजाज और कुवा के हिसाब से जो है आजा की तरकीब होती है। सेहत उसी वक्त पाई जाएगी जब मिजाज या कुवा या तरकीब तीनों का तीनों दुरुस्त होगा, सही होगा, तबई होगा, नॉर्मल होगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें मर्ज पैदा हो जाएगा। अगर उसमें इन तीनों में से किसी एक में या फिर तीनों में कोई खराबी हो, गैर तबी हालत हो, तो फिर मर्ज पैदा करेगा, ठीक है। ये है असबाब सूर्या। और चौथा है ये असबाब तमामिया या गाइया। हाँ, ये इसमें से आपको असबाब सूर्या पता होना चाहिए, क्या है, मिजाज, कुवा और तरकीब। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो है किसी भी उज़्व का जो साख्त वो बनता है मिजाज और कुवा के लिहाज से। और असबाब तमामिया और गाइया के अंदर क्या होगा, तो असबाब तमामिया और गाइया के अंदर होगा फंक्शन, अफ़ाल बदन, बदन इंसानी का जो अफ़ाल है, फंक्शंस है। और ये जाहिर है कि अफ़ाल के जाने के लिए क्या जानना जरूरी होता है, ये हम आपने यूजी में पढ़ा होगा, कहते हैं ना कि अफ़ाल से कुवा का पता चलता है, कुव्वत का पता चलता है, कुवा से अफ़ाल का पता चलता है, वो एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। तो यही कह रहे हैं कि अफ़ाल जानना होगा तो उसके लिए कुव्वत का भी जानना जरूरी होगा, ठीक है। अब कुव्वत का जो है वो क्या है, सवारी कौन है, रूह है। रूह ही है जो कुव्वत को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराती रहती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, एक तो चौथा जो असबाब है वो असबाब तमामिया व गाइया है, जिसके अंदर क्या फंक्शन है, अफ़ाल बदन है, अफ़ाल बदन इंसानी। और ये किसके जरिए पता चलता है, कुव्वत के जरिए पता चलता है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनेगा, रूह क्या है, कुव्वत की सवारी है ना। रूह जो है वो कुव्वत की सवारी है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब ये जो ऊपर में जो डिफाइन किया गया मज़कूरा बाला बयान की रोशनी से, यानी कि जो इल्म तिब के मौजू कौन कौन से हो गए, एक तो हम कहे थे पहले शुरुआत में ही फर्स्ट पैराग्राफ में, बदन इंसान की सेहत वाली हालत और बदन इंसान की मर्ज वाली हालत, ये मौजूआत तिब में है। उसके अलावा और जो फर्दर हमने डिफाइन किया असबाब मादिया, फाइलिया, सूर्या और तमामिया, वहां से कुछ पॉइंट्स ये निकला कि ये अरकान अरकान भी मौजूआत तिब है, मिजाज, अखलात, अज़ा, अरवा, कुवा और अफ़ाल, ये भी क्या है, ये भी मौजूआत तिब हैं। तो इससे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, 2-4 स्टेटमेंट देंगे तो उसमें लिख दे या फिर ऐसा करके बता दे। हाँ, पूछा हुआ था 2000 क्या कहते हैं उमूर तवैया से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में पूछा, आप देखेंगे अगर प्रीवियस क्वेश्चन होगा तो आप लोग खुद से सर्च करके मुझे बताएंगे कि वो क्वेश्चन क्या था, जिसमें 4 जो है ऑप्शन थे, 4 मतलब वो ABCD करके थे, फिर उसका लास्ट में ऑप्शन था कि कौन सा करेक्ट है उमूर तवैया के लिहाज से। उस तरह से यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
और यही कह रहे हैं कि Yes, ma'am. मौजूदाती तिब के अंदर में क्या हो जाएगा, बदने इंसान होगा, उसका सेहत और मर्ज होगा, अरकान भी होगा, मिजाज भी होगा, अखलाक भी होगा, आजा, अरबा, कुवा और अफाल। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है उमूर तवैया के लिहाज से, जैसे कि एक ऑप्शन दिया था जिसमें दिया था कि अरकान है, मिजाज है, किसी में अखलाक है, किसी में इस तरह से बना हुआ क्वेश्चन है, आप लोग उसको पॉइंट आउट करके ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, आप उसमें से वो क्वेश्चन 2020 का निकाल के मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि वो क्वेश्चन आपको दिखा है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, उससे ये वाला कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि वैसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हालात, उसके अलावा जो पहले मैंने बोल दिया हालात बदन, यानी कि बदन के हालात, सेहत के लिहाज से, मर्ज के लिहाज से, ये भी क्या है, मौजूआत तिब और उसके असबाब जो मर्ज को पैदा कर रहे हैं या सेहत को कायम रख रहे हैं, ये सब मौजूआत तिब के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब है कि अरकान, मिजाज, अखलाक, आजा, अरवाह, कुवा और अफाल को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये कुल्लियाती उमूर तवैया। कुल्लियात का मतलब क्या होता है, कुल कंप्लीट जो नॉलेज देता है वो कुल्लियात कहलाता है। जुजियात एक होता है जो उसका एक पार्ट का नॉलेज देता है, ये कुल्लियात है, एक इन जनरल पूरे जो उमूर तवैया के बारे में आपको बताएगा। उमूर तवैया हम आगे बताएंगे, आगे इसके बारे में चैप्टर्स आएंगे तो हम वहां बताएंगे। ठीक है, इन जनरल आपको ये असबाब सेहत, जो बदन इंसान को बनाने वाले असबाब है, सेहत को कायम रखने वाले असबाब है, या मर्ज पैदा करने वाले असबाब जो यहाँ पे बताए गए हैं, ये एक पेज का है, ये क्या कहते हैं, ये एक पेज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग का जो है टाइम रनिंग आउट है, तो आप ये देख लीजिए 32 पेज में तिब का तारीखी खाका है, ये आप लोग खुद से एक बार पढ़ लेंगे, इसमें से जो राइटर्स वगैरह या बुक का जो नाम है ये सब याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जैसे तिब में का हिंदुस्तान में क्या था, कौन क्या था, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेंगे, इसमें से कुछ याद हो गया, कुछ लगे इम्पोर्टेंट है तो उसको आप लोग खुद से नोट डाउन करेंगे और खुद पढ़ेंगे। मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको उमूर तवैया। ठीक है, पेज नंबर बैलेंस करना पड़ रहा ना भाई। पेज नंबर 39। कौन अपना माइक ऑन करके रखा हुआ है एक्चुअली में? मैं ये कह रही थी कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पेज नंबर 39 उमूर तवैया स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को मैंने होमवर्क दिया है, आप सबसे मैं पूछूंगी कि वो क्वेश्चन कौन था जो मल्टीपल ऑप्शंस वाला था, उमूर तवैया से कनेक्टेड था, जो आप लोग को बताना है। ठीक है, अब तक अगर कोई क्लास में कंफ्यूजन है तो अगर आप टाइम चुके रनिंग आउट है तो नहीं पूछ सकेंगे, तो जो ये है ना ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।